हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आज मैं आपको कराऊंगी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये एग्जाम पर्पज से। एंड जितना भी आपको हमारी इस वीडियो में कराऊंगी आपके लिए फुल फ्लैज होगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस जो मैं आपको कराती जा रही हूँ उसको अच्छे से समझते चले जाना एंड आपका एट द एंड ऑफ वीडियो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज आर सिंपली डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड। ऑलरेडी मैंने बता दिया है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। जब टू कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज क्या होती है? वो थ्योरीज जो एक्सप्लेन करेगी कि इंटरनेशनल ट्रेड होता किस तरीके से है, वो हमारी होती है थ्योरीज। ट्रेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो। या तो वो एक्सचेंज आपका दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है या दो कंट्री के लोगों के बीच में हो रहा है। बोथ आर सेम थिंग। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड is then the concept of this exchange between people or entities in two different countries। तो इंटरनेशनल ट्रेड वो कॉन्सेप्ट है आपका जब आप टू कंट्रीज के बीच में है, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। एंड थ्योरीज यही डिस्क्राइब करती है कि वो ट्रेड होता किस तरीके से है। एंड हमने थ्योरीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट आपका आता है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज एंड सेकंड वन इज मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज। ठीक है, जो क्लासिकल कंट्री या क्लासिकल जो ट्रेड थ्योरीज है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आप तीन थ्योरीज ऐसे पढ़ेंगे जो आपका एक एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। फर्स्ट आपका आता है मर्केंटिलिज्म, देन आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड देन आता है कंपैरेटिव एडवांटेज। आज हम क्लासिकल ट्रेड थ्योरी के अंदर जो मर्केंटिलिज्म है इसको कवर करेंगे। और आज की जो मैंने ये पीडीएफ क्रिएट की है, मैंने मर्केंटिलिज्म का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का कंप्लीट टॉपिक इसके अंदर डाला है, जिससे आपको कोई भी दूसरा वीडियो सर्च करने की नीड ही ना पड़े। ठीक है, सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज कौन सी होती है। Okay, so let's start. A classical country-based international trade theory states that a country's wealth is determined by its holdings of gold and silver. क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज क्या कहती है कि एक कंट्री की जो वेल्थ होती है ना, जो एक कंट्री की जो संपत्ति होती है, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम जो उसके पास गोल्ड है, जो उसके पास सिल्वर है, या इसको हम इन अदर वर्ड्स बुलियंस भी कह सकते हैं। इसको हम इन अदर वर्ड्स बुलियंस भी कह सकते हैं या प्रीशियस मेटल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यानी अगर हमें किसी कंट्री की वेल्थ को जानना है कि किसी कंट्री की वेल्थ कितनी है, तो क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज क्या कहती है, ये हम डिटरमाइन करते हैं कि उस कंट्री के पास गोल्ड एंड सिल्वर कितना क्वांटिटी में होल्ड है। जिस कंट्री के पास गोल्ड एंड सिल्वर जितने क्वांटिटी में होल्ड होगा, उसकी होल्डिंग ही डिसाइड करती है, उसकी होल्डिंग ही हमें बताती है कि उस कंट्री की वेल्थ कितनी है। अगर उस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, ठीक है, तो इसका मतलब कंट्री की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है गोल्ड की टर्म्स में। लेकिन अगर वही चीज़ अगर इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट से, तो कंट्री की वेल्थ कम हो रही है गोल्ड के कंपैरिजन। क्योंकि जो आपका मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि जो हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे क्लासिकल ट्रेड थ्योरी की, वो मर्केंटिलिज्म ही पढ़ेंगे। तो मर्केंटिलिज्म में जो एक्सचेंज होता था, जब हम ट्रेड करते हैं, जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करती है और जब वे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है दूसरी कंट्री में, तो उनको बदले में पेपर करेंसी नहीं मिलती, उनको बदले में गोल्ड मिलता है। ठीक है, यानी मर्केंटिलिज्म के अंदर हम गोल्ड का यूज करते हैं एज एन एक्सचेंज, क्योंकि ये आपका 16 से 18 सेंचुरी के बीच में आया था मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट। सो उस टाइम आपका पेपर करेंसी नहीं आया था, उस टाइम आपको गोल्ड एंड सिल्वर को ही यूज किया जाता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, एक एक लाइन हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, फर्स्ट आपका आता है मर्केंटिलिज्म जो है ये एक बहुत पॉपुलर थॉट है। किसका थॉट है? ये यूरोप के स्कूल का थॉट है जो 16 से 18 सेंचुरी के बीच में आया था। लेकिन हमने इसको तब तक कोई ऑफिशियली नाम नहीं दिया था मर्केंटिलिज्म का, जब तक कि एडम स्मिथ ने एक बुक रिलीज की थी, दैट इज अ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि रिलीज कब की थी? 1776 में रिलीज की थी। इस बुक के रिलीज होने के बाद ही हमने इस एक जो थॉट था, इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट, इसको हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया, दैट इज मर्केंटिलिज्म। ये जो बुक थी ये क्या हाईलाइट करती थी
कि किस तरीके से जो यूरोपियन के लोग थे, यूरोपियन पावर्स किस तरीके से कोशिश करती थी, उनका मेन एम क्या था, इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, इम्पोर्ट्स को कम करना या इम्पोर्ट्स को रोकना, और एक्सपोर्ट्स को क्या करना, एनकरेज करना। इसका मेन एम क्या था कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी कंट्री में गोल्ड को, सिल्वर को लेकर आए, क्योंकि हमने क्या कहा था कि उसी कंट्री को हम वेल एस्टेब्लिश्ड मानते थे जिस कंट्री की होल्डिंग गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा थी। इसलिए इसका एम क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर को अपनी कंट्री में लेकर आना एंड डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को स्टिमुलेट करना, उसको बढ़ावा देना, रोजगारी को बढ़ावा देना। जो मर्केंटलिज्म में बहुत ओल्डेस्ट और बहुत पुरानी थियोरी है। मर्केंटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो डिजाइन किस लिए की गई थी, एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन की गई थी एंड इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा एम था वो क्या था कि सरप्लस को तो इंक्रीज करना और डेफिशिएट्स को कम करना। और ये किस चीज में, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कंट्रीज के, अगर कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से, तो इसका मतलब एक कंट्री में गोल्ड का क्या होगा, इनफ्लो होगा। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो जो गोल्ड का एक कंट्री में गोल्ड का क्या होगा, आउटफ्लो होगा दूसरी कंट्री में। इसलिए मर्केंटिलिज्म क्या कहता है, मर्केंटिलिज्म ये थ्योरी क्या कहती है कि हमें अपने एक्सपोर्ट को एनकरेज करना है और इंपोर्ट को डिस्करेज करना है, इंपोर्ट को खत्म करना है। और ये कैसे कर सकती है एक कंट्री, जब उसके ऊपर क्या लगा देगी, बैरियर्स लगा देगी। बैरियर्स किस तरीके के लगा सकती है, ट्रेड टैरिफ बैरियर्स लगा सकती है एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकती है, जिससे कि हम क्या कर पाए, इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर पाए। ठीक है, तो इंपोर्ट्स को खत्म करने के लिए, इंपोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए एक कंट्री बैरियर्स लगा सकती है, जिससे कि हम इंपोर्ट को क्या कर सके, डिस्करेज कर सके और हमारी कंट्री से गोल्ड का कम से कम क्या हो, आउटफ्लो हो। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स को वे कैसे एनकरेज कर सकती है, एक इंडिया की, एक कंट्री, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, थ्रू सब्सिडीज। यानी जो अगर मान लीजिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट क्या कहती है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी दूसरी कंट्री में, उसको हम क्या देंगे, सब्सिडीज देंगे। ठीक है, तो हम सब्सिडीज के थ्रू एक्सपोर्ट को एनकरेज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि दूसरी कंट्री का गोल्ड हमारी कंट्री में आए। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया कि जो मर्केंटिलिज्म है ये एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो डिजाइन की गई थी एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एंड इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए। इसका मेन एम क्या था कि जो आपका बीओटी का जो बैलेंस है वो क्या हो, फेवरेबल हो। ठीक है, यानी फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब जब आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से, उसको आप क्या कहोगे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये आपका किस पर बेस है, जीरो सम गेम पर बेस है। यानी यहाँ पर क्या कहते हैं कि साइमल्टेनियसली, यहाँ पर क्या कहते हैं, जीरो सम गेम का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। जीरो सम गेम में साइमल्टेनियसली टू कंट्रीज जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकती। यानी एक हमारी मान लीजिए ए कंट्री है, एक मान लीजिए बी कंट्री है, दोनों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, तो दोनों ही कंट्रीज एक साथ ट्रेडिंग से बेनिफिट नहीं उठा सकती। अगर ए कंट्री को फायदा हो रहा है तो बी को नुकसान होगा, अगर बी कंट्री को फायदा हो रहा है तो ए को नुकसान होगा। यानी एक ना एक को तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, एक हाथ देना एक हाथ लेना, ये होता है हमारा जीरो सम गेम। अगर मान लीजिए ए कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो बदले में बी क्या देगा, ए को गोल्ड देगा। ठीक है, यानी ए को फायदा किस टर्म्स में हो रहा है, गोल्ड की टर्म्स में फायदा हो रहा है, लेकिन बी को दूसरी तरफ क्या हो रहा है, गोल्ड की तरफ, गोल्ड आउटफ्लो हो रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है। यानी एक कंट्री का फायदा से दूसरी कंट्री को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो सम गेम कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इट एज्यूम्ड गोल्ड एज अ मेजर ऑफ कंट्री वेल्थ। किसी भी कंट्री की वेल्थ को मेजर हम किस बेसिस पे करते हैं कि उसके पास कितनी होल्डिंग्स है गोल्ड की टर्म्स में। ओके,
इनका प्राइमरी गोल क्या होता है? वेल्थ इंक्रीज करना। प्राइमरी गोल क्या होता है एक नेशन का? मर्केंटाइलिज्म क्या कहता है कि जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है कि अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जाए जितना ज़्यादा हो सके गोल्ड को एक्वायर करके। सो मर्केंटाइलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो क्या एडवोकेट करती है कि ये क्या कहती है कि एक गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने में। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, जो मर्केंटाइलिज्म कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो मर्केंटाइलिज्म कॉन्सेप्ट है ये क्या कहती है? जो गवर्नमेंट है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज में? फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रही है मर्केंटाइलिज्म कि एक कंट्री की गवर्नमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने में। क्यों? क्योंकि एक कंट्री की गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कितने हमें तो बैरियर्स लगाने हैं और कितनी हमें सब्सिडीज देनी है। और आपको पता है बैरियर्स एंड सब्सिडीज ही तो ऐसी चीजें हैं जिससे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रू बैरियर्स आप इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड थ्रू सब्सिडीज आप एक्सपोर्ट को एनकरेज कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली आपकी कंट्री में गोल्ड का इनफ्लो होगा थ्रू एक्सपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट मर्केंटाइलिज्म, जिसमें मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स बता दिया कि एक्चुअली मर्केंटाइलिज्म क्या होता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा मर्केंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में, ठीक है, एंड देन हम करेंगे कंपैरेटिव, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपसे एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव को डिटेल में डिस्कस करूंगी, एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज मैंने खाली मर्केंटाइलिज्म की वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मर्केंटाइलिज्म एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। जो मैंने आपको अभी कराया वो सिर्फ एक क्रक्स था, वो एक पूरे थियोरी का, पूरे कॉन्सेप्ट का एक निचोड़ था जो मैंने आपको समझाया कि मर्केंटाइलिज्म क्या होती है, इसमें कौन कौन सी मेजर चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर इसको अगर हमें और डिटेल में करना हो तो कैसे करें, ठीक है।